नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business Online और x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान आज हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और सबसे पहले करते हैं बाजार पर बात। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में मुनाफा वसूली का ट्रेंड देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 670 अंक टूटकर 71,350 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 197 अंक गिरकर 21,500 के पार बंद हुआ। तो वहीं बैंक निफ्टी में रही लगभग 700 अंकों की गिरावट और ये 47,450 के लेवल पर बंद हुआ। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं हफ्ते के पहले ही दिन बाजार पर क्यों दिखा दबाव। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों पर दिखा जबरदस्त दबाव, और इस दबाव के वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े कारण नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे कारण भी अपने आप में गए। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत मिले जुले थे। अमेरिकी बाजारों में डाउ और नैस्डैक में हल्की फुल्की सी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग होती दिखी। शुक्रवार को डाउ फ्यूचर्स भी हल्के से मतलब एकदम फ्लैट ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हमारे बाजारों के संकेतों में एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आपको शुक्रवार के सेशन में भी दिखे। पिछले पूरे हफ्ते एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की, लेकिन लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली का दबाव, थोड़े से बाजार हेवी। एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 65 से 70% की रेंज में। जनवरी सीरीज का पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा नरमी का, सुस्ती का, ये सारे वो ट्रिगर्स हैं जो पिछले हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद आज सुबह सुबह बाजार पर फिर से हावी होते दिखे। खुले हरे निशान में, थोड़ा वक्त हरे निशान में बाजार रहे भी। 21,763 के आसपास हाई भी बनाया, लेकिन वहाँ से जो शुरुआती आधे घंटे के बाद मुनाफा वसूली शुरू हुई, धीमे धीमे बाजार लुढ़कते हुए दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास 47,500 के आसपास बंद हुए। ऊपरी स्तरों से लगभग 300 पॉइंट निफ्टी फिसला और फाइनली 200 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता दिखा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 48,150 के आसपास का हाई बनाकर वहाँ से जो बाजार फिसले 47,400 के नीचे तक आते हुए दिखे, यानी कि ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी भी करीबन 750 पॉइंट फिसलता हुआ नजर आया। नुकसान जबरदस्त रहा और सेंसेक्स में 750 अंकों का नुकसान रहा। स्मॉल कैप शेयर इन सब के मुकाबले में थोड़े कमजोर थे, लेकिन मिड कैप शेयरों में भी अच्छा करेक्शन देखने को मिला। 1% का नुकसान वहाँ पर भी रहा। तो आज की गिरावट में थोड़ा एक योगदान तो ग्लोबल मार्केट्स का, जहाँ बहुत मजबूती के संकेत नहीं, और उसके बाद डाउ फ्यूचर्स गिरते गिरते करीबन 150 पॉइंट हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में भी आज एक कमजोरी वाला सेशन होगा, तो थोड़ा सपोर्ट वहाँ से मिसिंग था। दूसरा, लोकल फंड्स की तरफ से जो बड़ी बिकवाली हो रही है वो भी तब जबकि उनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, फिर भी अगर वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो लोगों को थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि क्या जनवरी के महीने में फिर वो एक तरफा दमदार तेजी बन पाएगी क्या। एफआईज अपने हिसाब से थोड़ी बहुत खरीदारी करें, लेकिन ट्रेडर्स ने भी हाथ रोका है। तो इन सब फैक्टर्स के चलते भारतीय बाजारों में हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है, और कमजोरी भी अच्छी खासी, जहां दिन के निचले स्तरों पर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास जाकर बंद हुए। मेक और ब्रेक लेवल के से 21,500 मेक और ब्रेक लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर मेक और ब्रेक लेवल 47,500 के आसपास का है। एग्जैक्टली उसी के बेहद करीब जाकर आज बाजार बंद होते दिखे। ये आज का पूरा हाल। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लें। हमने देखा आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 16 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 155 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए अब आज के एक्सपर्ट मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, कुछ बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही है, लेकिन ये वीक इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है क्योंकि रिजल्ट सीजन है। कुछ हैवी वेट्स के रिजल्ट्स की भी शुरुआत होगी इस पूरे हफ्ते से। बाजार कौन से संकेत अब ज्यादा महत्वपूर्ण मानेगा सर? देखिए, जो बिकवाली देखने को मिला है ये मुझे लगता है ज्यादातर यूएस मार्केट के कारण है। यूएस में पिछले महीने जब फेड का मीटिंग हुआ था और उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स किए गए थे उससे ये साफ लग रहा था कि ब्याज दरें कट होना चालू होगा और बहुत जल्द चालू होगा। 3 से 4 कट की उम्मीद की जा रही थी।
पर जो इकोनॉमिक डेटा यूएस में आ रहा है, आंकड़े जो आ रहे हैं वो बहुत तगड़े आ रहे हैं। और लास्ट फ्राइडे जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए वो भी बहुत तगड़ा था, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर था। और ये एक सिचुएशन ऐसा सामने ला रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट जितना जल्दी उम्मीद किया जा रहा था उतना जल्दी नहीं होगा, और शायद कट इतना लंबा ना भी हो, क्योंकि अगर इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है तो कट करने की जरूरत शायद नहीं आएगी, यही माना जा रहा है। और ये जो संस्थागत निवेशक है, एफआईआईज है, उनको थोड़ा रिस्क अवर्स बना रहा है, क्योंकि ब्याज दरें अगर यूएस में कम नहीं होता है तो उनके लिए डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो कैपिटल और इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज वाला जो इशू है वो कम हो जाता है स्कोप। तो इसीलिए शायद उनके तरफ से बिकवाली थोड़ी आई आज होगी, और उनके तरफ से खरीदारी ज़्यादा नहीं देखने को मिला। और ग्लोबली अगर आप मार्केट्स देखें, एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, हर जगह पे आज बिकवाली था और मार्केट्स नीचे आए हैं। इंडिया में भी वही देखने को मिला है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी कुछ हद तक यही ट्रेंड साथ साथ फॉलो किया, इसलिए मार्केट में बिकवाली इतना जबरदस्त था। पर अगर आप, जैसे आपने जिक्र किया, इस हफ्ते बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं, दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, और हम लोगों को लगता है कि इस हफ्ते और आने वाले 2-3 हफ्ते मार्केट नतीजों पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगा और काउंटर स्पेसिफिक मूव देखने को मिलेगा। ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है ये जो गिरावट देखा है इसके चलते, क्योंकि इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और थोड़ा बहुत करेक्शन, कंसोलिडेशन डेफिनेटली जरूरी है मार्केट के लिए, मार्केट के हेल्थ के लिए, और वही हो रहा है। और जो लंबी अवधि के लिए निवेशक है उनके लिए सलाह तो वही रहेगा कि अपॉर्चुनिटी देख के गिरावट में खरीदारी करें। तो ये रहा मार्केट पर व्यू सुदीप सर का। पहले कॉलर से बात करते हैं। महेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, मेरे पास IRFC के 2300 शेयर हैं 23 रुपए के रेट पे, ट्राइडेंट है 2016 रुपए के रेट पे, और IDFC है 66 रुपए पे 2500 शेयर। ओके, नजरिया कितना है आपका महेंद्र जी? मैम रख सकता हूँ मैम, मतलब 2-5 साल 10 साल जो भी रहेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया ये रख रहे हैं इन स्टॉक्स पर। सुदीप सर, क्या राय है आपकी? IRFC से शुरुआत करें, 23 रुपए की इनकी खरीद है, तो मतलब मुनाफा तो अच्छा इन्होंने कमाया है अपने लिए। फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए ट्राइडेंट पर राय, और फिर IDFC। देखिए, IDFC अच्छा बैंक है, अच्छा कामकाज हो रहा है। IDFC बैंक मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका शेयर है, वैसे भी IDFC और IDFC बैंक मर्ज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा नतीजा, और भी अच्छा नतीजा आने की संभावना रहेगा। तो आप IDFC बैंक में, तो IDFC बैंक जहाँ भी आपका है वहाँ पे निवेशित रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि IRFC ये भी जो कोर फाइनेंसिंग, रेलवे फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन है, और रेलवे में जैसे हम जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। शायद इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा ज़बरदस्त रेलवे में काम कभी नहीं हुआ है। चारों तरफ से रेलवे में कामकाज हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जो फाइनेंसिंग जो आर्म है उसका भी बहुत अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं आपको निवेशित रहने की सलाह दूंगा। अभी ट्राइडेंट में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा हो रहा है, और आने वाले दिनों में बिजनेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की भी संभावना है। बहुत सारे कंट्रीज के साथ FTA नेगोशिएट हो रहा है, और FTA हो जाने के बाद बहुत सारे ट्राइडेंट और उनके जो पीयर्स हैं इनको फायदा मिलेगा। तो आप निवेशित रहिए, क्योंकि आपका नजरिया 2-3 साल का है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। आपने अच्छे शेयर्स चुने हैं, निवेशित रहिए। बने रहिए अपने शेयर्स में, यही आपके लिए राय सुदीप सर दे रहे हैं। राजस्थान से अर्जुन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अर्जुन जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार स्वामी जी। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जो मेरे 2 स्टॉक्स हैं, एक इन्फोसिस एंड LIC, दोनों के मैंने 200 शेयर्स लिए हैं, और एक इन्फोसिस लिया है 1527 में, और LIC लिया 827। और मैं जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ में इनका कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। ओके, आपने होराइजन रखा है कुछ? कितना आप इसमें निवेशित रहना चाहते हैं इसमें? किस बस 6 मंथ to 1 year। ओके,
साल भर का नजरिया सुदीप सर अगर ये रख रहे हैं इन्फोसिस और एलआईसी में, तो क्या रहेगी सर आपकी राय? देखिए, वो नजरिया को आप एक साल ही रखिए, पर्टिकुलरली इन्फोसिस के लिए, क्योंकि जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं उनके कुछ दिक्कतें इस क्वार्टर में भी शायद नतीजे जब आएंगे देखने को मिलेंगे, और शायद अगला क्वार्टर भी ऐसा कुछ खास नहीं रहेगा। सो पर हम लोगों को लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट हाफ तक रिकवरी आ जाएगा, क्योंकि यूएस में इकोनॉमी स्ट्रांग है और यूएस में रिसेशन जैसा जो डिस्कशन था वो खत्म हो गया है। सॉफ्ट लैंडिंग जिसको कहा जा रहा है वो हो रहा है, और यूएस में अगर इकोनॉमी ठीक ठाक चले तो इंडियन आईटी कंपनीज जिनका कि करीबन 50% प्लस इनकम यूएस मार्केट से आता है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और इन्फोसिस और बाकी सारे दिग्गज आईटी कंपनीज का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो इन्फोसिस में एक साल का नजरिया से आप निवेशित रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा शेयर चुना है आपने। दूसरा शेयर जो लिया है वो भी दिग्गज एलआईसी, जो कि इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का लीडिंग कंपनी है। जो प्राइस में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद से शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गया था और बहुत सारे इश्यूज थे, पर अभी एलआईसी में बहुत जो रिसेंटली जो सारे स्टेप्स लिए हैं और जैसे कामकाज हो रहा है, ऐसे इससे जो एनालिस्ट्स हैं वो पॉजिटिव एलआईसी में हो रहे हैं, और बहुत सारे एनालिस्ट ने 900 प्लस का टारगेट भी दिया है। तो आपने 827 रुपए में लिया है शेयर, अगर मैंने सही सुना, और अगर आपका नजरिया 6 से 1 महीना है तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और खास बात यह है कि एलआईसी ने बहुत बड़ा डिजिटाइजेशन का प्लान भी लिया है, और ये डिजिटाइजेशन के जरिए हम लोगों को लगता है कि अगर ये डिजिटाइजेशन का प्लान सक्सेसफुल होता है तो ऑपरेशनली बहुत ही एफिशिएंट हो जाएंगे, जहां पे एलआईसी की थोड़ी दिक्कतें थी कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स। और अगर ये ऑपरेशनली स्ट्रांग हो जाता है तो हम लोगों को लगता है कि एलआईसी का आने वाले दिनों में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सारे जो कंपोनेंट्स थे वो थे, सिर्फ ऑपरेशनली थोड़ा वीक था, डिजिटाइजेशन का लेवल कम था प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए मार खा रहे थे मार्केट में। पर अगर ये डिजिटाइजेशन ठीक ठाक कर लेते हैं तो हम लोगों को नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कोई इसी को रोक पाएगा, और एलआईसी विल कंटिन्यू टू रिमेन ए लीडिंग प्लेयर हमारे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जी, तो ये रही राय आपके दोनों स्टॉक्स पर सुदीप सर की तरफ से। बिहार से अमित जी अगले कॉलर, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या आपका सवाल है? हाँ नमस्कार मैडम, दरअसल इजी माई ट्रिप, एस्ट्रल और लाल पैथलैब के बारे में पूछना था मैम। इजी माई ट्रिप हाँ, बताएंगे खरीद कितनी है आपकी? 46 रुपये 56 पैसे के हिसाब से इजी माई ट्रिप के 428 शेयर हैं। इसे होल्ड करें या एवरेज करें मैम? ओके, और अगला स्टॉक? 1895 के रेट से हैं 20। लाल पैथलैब 2700 के हिसाब से 28 शेयर हैं। ओके, और नजरिया कितना लंबा है इन स्टॉक्स पर? लगभग 6 महीने का मैम। ओके सर, 6 महीने का नजर इन्होंने रखा है इज माई ट्रिप, एस्ट्रॉल और लाल पैथ पर, क्या आपका व्यू रहेगा? ये ईज माई ट्रिप और एस्ट्रल दोनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे हम लोग जानते हैं ट्रैवल टूरिज्म में एक बहुत अच्छा गोल्डीलॉक्स सिचुएशन चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, और इसके ज़रिए सारे ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ईज माई ट्रिप में आप 6-8 महीने के नज़रिया से निवेशित रहिए। अगर चाहे तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा ऊपर लिया है, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, कर लीजिए क्योंकि अच्छा निवेश है। और एस्ट्रल पाइप्स यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि निवेशित रहिए। थोड़ा बहुत अगर आपने ऊपर प्राइस में लिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कामकाज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो कामकाज हो रहा है, इसमें पाइप्स के बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के साथ भी पाइप्स का रोल जुड़ा हुआ है, और कंपनी का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है, तो आप इसमें निवेशित रहिए। डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद आपने ऊपर लेवल पे लिया हुआ है, और अभी 6 महीने में मैं ऐसा कुछ बड़ा अपसाइड नहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं। देखिए, जो पैथोलॉजी लैब का सिनेरियो है वहाँ पे बहुत ही कंपटीशन आ गया है, और कंपिटिटिव मार्केट में सबका मार्जिन इरोड हो रहा है, और इस स्थिति में बहुत अच्छा प्रदर्शन
कुछ आपके 6-8 महीने के जो टाइम होराइजन है उसमें मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप एग्जिट ले लीजिए। तो रही आपके स्टॉक्स पर राय। डिटेल एनालिसिस हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। असम से देबुजीत हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार जी, मैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा खरीदारी है 1275 के और मैंने शेयर लिया हुआ है 31 शेयर और विप्रो का शेयर मैंने 419 का 60 शेयर लिख के रखा है, लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिख के रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए टाटा टेक और विप्रो, सर क्या रहेगी आपकी राय? ये बहुत ही अच्छा किया है। और देखिए, मैं स्वाति जी कहना चाहूँगा, ये निवेशक आपके साथ आज जो जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा निवेश कर रहे हैं और अच्छे स्टॉक्स पिक कर रहे हैं। टाटा टेक, विप्रो दोनों हमारे पसंदीदा शेयर्स में है। और विप्रो में मैं ये कहूँगा कि विप्रो में बहुत सारे नेगेटिविटी आजकल है और कुछ देर से है, पर इसके बावजूद हम लोग को ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से पेयर कंपैरिजन अगर करें तो अट्रैक्टिव लग रहा है और आने वाले दिनों में इनका प्रदर्शन भी अच्छा होने की संभावना है। तो विप्रो में निवेश किया है, 1 साल प्लस का नजरिया से निवेशित रहिए। टाटा टेक बेहतरीन कंपनी है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और थोड़ा ऊपर में आपने लिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निवेशित रहिए। आपका नजरिया लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे कंपनीज ने आपने शेयर्स लिए हैं। अब आइए कल के सेशन में देखते हैं अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत मिलते हैं, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 150 से पौने 200 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते दिख रहे हैं, क्योंकि डर ये कि आज रात अमेरिका में बोइंग के शेयर कभी बड़ी तेज़ी से घटेंगे, जो कि एक विमान बनाने वाली कंपनी है। वहाँ जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उनके शेयरों में आफ्टर मार्केट बड़ा तेज गिरावट वाला मामला दिख रहा है। इसी वजह से डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो कुछ संकेत तो हम अमेरिका से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट संकेत ये होगा कि आज के सेशन में जो भारी भरकम बिकवाली हुई है, इस बिकवाली में योगदान किसका है, एफआईज या फिर लोकल फंड्स या दोनों, उसके दम पर देखेंगे। वैसे एक अच्छी बात है कि आज की गिरावट के बाद बाजार थोड़े हल्के ज़रूर हो गए हैं, तेजी की पोजीशन कम हो गई है, शॉर्ट्स काफ़ी बने हुए हैं। सो कल का सेशन मेक और ब्रेक का होगा, वो इसलिए होगा जिन लेवल्स के आसपास हम बंद हुए हैं। अगर बाजार को रिकवरी देनी है तो ये परफेक्ट लेवल है, और अगर फ्रेश कमजोरी रेंज को तोड़कर नीचे की तरफ दिखानी तब भी कल का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर कल हम पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब रहते हैं तब तो ठीक, लेकिन कल एक और नेगेटिव क्लोज बाजारों में नीचे की रिस्क थोड़ी सी खोलती हुई दिखेगी, उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन बन जाता है। सपोर्ट कहाँ है? 21,350, 21,450 अब कल निफ्टी के लिए तुरंत इंट्राडे में सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 21,600 से लेकर 21,700 की रेंज रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 47,000, 47,200 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 47,725 से लेकर 47,850 की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। इन लेवल्स पर रखनी है नज़र। तो कल का सेशन भारतीय बाजारों के लिए आगे के डायरेक्शन के लिहाज से, स्पेशली सेशन से ज़्यादा कल की क्लोजिंग बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके कल नजर आ रहे हैं आपको? मैडम, कल हमें पुट ऑप्शन पे अटेम्प्ट लेना चाहिए और वो 21,500 की पुट ऑप्शन होगी। जिस तरीके से आज मार्केट की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है मार्केट वीक होनी चाहिए, और 21,500 की पुट ऑप्शन 70-75 कहीं पे भी मिले तो आपको खरीदना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 50 रुपए का, और ऊपर टारगेट इसके बनेंगे 125 रुपए के। यानी आप 70-75 पे लेते हैं, 125 का टारगेट और 50 का स्टॉप लॉस। 21,500 की पुट ऑप्शन लेनी है जी। ओके, तो नितिन जी की तरफ से ये कल के लिए पुट ऑप्शन। धन्यवाद करेंगे नितिन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुदीप सर, आपके नजर में अब लॉन्ग टर्म कॉल्स कौन सी आप सजेस्ट करेंगे? जी, मैं 2 शेयर का जिक्र करना चाहूंगा। पहला, दिग्गज कंपनी अपने क्षेत्र की सीजी पावर, ये इंडस्ट्रियल मोटर, ट्रांसमिशन और रेल प्रोडक्ट एरिया में काम करते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि इनका बहुत अच्छा फोकस एक्सपोर्ट पे रहा है, जिसके जरिए इनके कंटिन्यूसली मार्जिन इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट चल रहा है, उसका बहुत बड़ा टेलविंड इस कंपनी को मिल रहा है। ओवरऑल टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट भी है,
तो ये सब नजर में रखते हुए 600 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे। दूसरा शेयर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी अपने क्षेत्र का दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। यहाँ पे निवेशक को 200 रुपया का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक तो जैसे हम जानते हैं कि ओवरऑल बहुत एम्फेसिस गैस पे आया है सरकार की तरफ से, ग्लोबली गैस पे फोकस है, इसके चलते बहुत अच्छा टेलविंड यहाँ पे मिल रहा है। इनका एक बिजनेस में प्रॉब्लम था पेटकेम, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट, विजिबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों की उम्मीद यही है कि पेटकेम बिजनेस भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। इनका एक सब्सिडियरी है गेल गैस, जहाँ पे कोई रिस्ट्रक्चरिंग या कोई डाइवेस्टमेंट की संभावना है, और इससे भी बहुत अच्छा वैल्यू अनलॉकिंग जरूर होगा कंपनी में। तो ओवरऑल जैसे मैंने जिक्र किया 200 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये रहे दो स्टॉक सीजी पावर और गेल में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से। धन्यवाद सुदीप सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।